नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं आपके साथी मानी। बुलेटिन में हम खबरों पर डालेंगे विस्तार से नजर, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ का अंतिम संस्कार आज होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्वीन को भारत के लोगों की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित की। ब्रिटेन के लिस्टर्स में एक बार फिर पाकिस्तानी मुस्लिमों और हिंदुओं के बीच झड़प का मामला सामने आया। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आज भाजपा में शामिल हो जाएंगे। पंद्रहवीं राजस्थान विधानसभा का 7वां सत्र आज फिर से कंटिन्यू हो रहा है, लेकिन बीजेपी के 53 विधायकों का 100 सवाल पूछने का कोटा खत्म हो चुका। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं ने दिल खोलकर दान किया। एक साल के दौरान 81 करोड़ रुपए से अधिक का दान आया। खबरों को विस्तार से देखते हैं। बात करते हैं ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ का अंतिम संस्कार आज हो रहा है। इसके पीछे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार दोपहर लंदन के वेस्टमिंस्टर हॉल पहुंची। उन्होंने क्वीन को भारत के लोगों की तरफ से श्रद्धांजलि भी अर्पित की। ब्रिटेन के 10 दिन का राजकीय शोक है। क्वीन का निधन 8 सितंबर को हुआ था। कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष अंतिम संस्कार में हिस्सा लेंगे। हालांकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आने पर तस्वीर अब भी साफ नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के आने की पुष्टि हो चुकी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 2000 वीवीआईपी अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। भारतीय समय के अनुसार अंतिम संस्कार दोपहर 3:30 बजे होगा। इसका दुनिया के कई देशों में लाइव टेलीकास्ट भी किया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन उनकी पत्नी सहित बेल्जियम, स्वीडन, नीदरलैंड और स्पेन के राजा रानी भी शामिल होंगे। फ्रांस, ब्राजील, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, तुर्की आदि देशों के राष्ट्रपति भी पहुंचेंगे। रूस, बेलारूस, म्यांमार, ईरान को निमंत्रित नहीं किया गया है। माना जा रहा है कि यूक्रेन पर रूस के हमले की वजह से रूस को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को नहीं बुलाया गया है। हैरान की बात यह है कि चीन को बुलाने पर भी अब तक सस्पेंस है। हाल के दिनों में ब्रिटेन ने बीजिंग के खिलाफ काफी सख्त रुख अपनाया है। ट्रेड और जासूसी के अलावा दोनों देशों का कई मुद्दों पर टकराव है। सिर्फ राष्ट्र प्रमुखों और उनके पत्नी या पत्नियों को निमंत्रण भेजा गया है। रविवार शाम बकिंघम पैलेस में किंग चार्ल्स राष्ट्राध्यक्ष को डिनर दिया। उसके बाद राष्ट्राध्यक्ष को कमर्शियल फ्लाइट से आने को कहा गया है। अंतिम संस्कार वाली जगह निजी कार के बजाय बस से जाना होगा। ब्रिटेन में पिछले 57 वर्षों में पहला राष्ट्रीय अंतिम संस्कार है। इससे पहले 1965 में ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल का अंतिम संस्कार किया गया था। क्वीन अपने शासनकाल के दौरान 15 देशों की राज प्रमुख रही है। क्वीन एलिजाबेथ का निधन 8 सितंबर 2022 को हुआ। इसके बाद उनके बेटे चार्ल्स किंग बने हैं। बात करते हैं ब्रिटेन के लिस्टर्स में फिर एक बार पाकिस्तान मुस्लिम और हिंदुओं के बीच झड़प का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक यहां रविवार को अचानक 2 समुदाय को भीड़ इकट्ठा हो गई और वे प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान पुलिस ने भीड़ रोकने की कोशिश तो की, लेकिन उन पर कांच की बोतलें भी फेंकी गई। लाठी डंडों से लैस भीड़ ने संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। मुस्लिम और हिंदू कम्युनिटी के लोगों के बीच तनाव की शुरुआत एशिया कप में पाकिस्तान की हार से हुई थी। 28 अगस्त को एशिया कप में भारत की क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हरा दिया था। इसके बाद 6 सितंबर को लिस्टर्स में गुस्साए पाकिस्तान मुसलमानों ने हिंदू पर हमला कर दिया। रविवार को हुई झड़प के बाद पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। लिस्टर्स शहर लंदन से महज 160 किलोमीटर दूर है। लिस्टर्स पुलिस के चीफ कांस्टेबल रॉब निक्स ने कहा कि हमें पूर्वी लिस्टर्स में तनाव की जानकारी मिली है। हालात पर काबू पाने के लिए अधिक संख्या में पुलिस बल की तैनाती की जा रही है। इन पुलिसकर्मियों को लोगों को रोककर जांच करने के अधिकार दिए गए हैं। निक्सन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। आने वाले कई दिनों में दौरान इलाकों में पुलिस की तैनाती जारी रहेगी। हिंसा के दौरान मौजूद एक महिला चश्मदीद ने बताया कि लोगों ने काले रंग का मास्क पहना हुआ था। उनके पूरे चेहरे ढके हुए थे और उन्होंने हुड लगा रखे थे। ऐसा लग रहा था कि फुटबॉल मैच देखने के बाद कोई भीड़ लौट रही है। पुलिस ने रोड पर बैरिकेडिंग लगा रखी थी। पुलिस भीड़ को पीछे ढकेलने की कोशिश कर रही थी, जबकि भीड़ कांच की बोतलें और कई अन्य चीजों फेंक रही थी। 28 अगस्त से शुरू हुए इस तनाव के बाद अलग अलग अशांति के मामलों में लिस्टर शहर में अब तक 27 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
चीफ कांस्टेबल निक्स ने बताया कि हमें एक वायरल वीडियो की जानकारी मिली है जिसमें एक शख्स लिस्टर्स के मेल्टन रोड पर एक धार्मिक इमारत के बाहर लगे झंडे को हटाते हुए दिखा रहा है। ऐसा लगता है कि यह घटना तब हुई होगी जब पुलिस अफसर इलाके में अव्यवस्था से निपट रहे थे। इस घटना की जांच की जाएगी। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सीजे चंद्रल शमशेर राणा को शेर बहादुर देउबा की सरकार नजरबंद कर दिया है। इसके बाद राणा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं होने दिया। पुलिस ने मुझे कोर्ट जाने से रोका है। चीफ जस्टिस राणा ने कहा कि मुझे नजरबंद किया गया है और मेरे घर के बाहर पुलिस का कड़ा पहरा है। राणा ने एक पत्र में कहा था कि संसद का आखिरी सत्र समाप्त हो चुका है और नवंबर में चुनाव है। ऐसे में उनके खिलाफ चल रही महाभियोग की प्रक्रिया भी खत्म हो चुकी है। अब मैं चीफ जस्टिस के तौर पर काम करूंगा। राणा के इस दावे के बाद सरकार ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया है। बता दें कि इस साल 13 फरवरी को नेपाली कांग्रेस, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी और सीपीएम के 98 सांसद राणा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लेकर आए थे। राणा पर भ्रष्टाचार और सरकार में हिस्सेदारी के लिए सौदेबाजी समेत 21 आरोप लगे और उन्हें फरवरी में निलंबित किया गया था। महाभियोग प्रस्ताव संसद में पारित नहीं हो पाया और सरकार का शनिवार को आखिरी संसद सत्र में समाप्त हो गया। वहीं नेपाल बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट पर एसोसिएशन ने कहा कि राणा का कोर्ट में विरोध जारी रहेगा। पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली ने रविवार को कहा कि चूंकि सांसद महाभियोग प्रस्ताव पारित करने में विफल रही है, राणा को काम पर लौटने की अनुमति दी जानी चाहिए। राणा को नजरबंद करना सरकार का गैर जिम्मेदाराना रवैया है। उनके खिलाफ प्रस्ताव दर्ज किया गया था, लेकिन संसद में उसे पारित नहीं किया जा सका। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आज सुबह 11 बजे भाजपा में शामिल हो गए। इसके लिए कैप्टन रविवार को दिल्ली पहुंच रहे थे। उनके साथ ही में उनका बेटा रणेंद्र, बेटी जयेंद्र कौर, मुक्तकर की पूर्व विधायक करण कौर और भदौड़ से पूर्व विधायक निर्मल सिंह भी बीजेपी ज्वाइन करेंगे। कैप्टन अपनी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का विलय भी भाजपा में करेंगे। इससे पूर्व कैप्टन के सही साथी भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं। भाजपा पंजाब में पार्टी पुनर्गठन में तैयारी में है, क्योंकि वर्तमान भाजपा प्रदेश प्रधान अश्विनी शर्मा का कार्यकाल खत्म होने वाला है। ऐसे में पंजाब लोक कांग्रेस का बीजेपी में विलय होने के बाद पार्टी नेतृत्व कैप्टन और उनके करीबियों को पंजाब में अहम जिम्मेदारियां सौंप सकता है। जनवरी 2020 में पंजाब भाजपा इकाई के प्रधान बने अश्विनी शर्मा का 3 साल का कार्यकाल जनवरी 2023 में खत्म हो रहा है। वर्तमान विधानसभा में भाजपा के सिर्फ 2 विधायक हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पिछले साल नवजोत सिद्धू के मुद्दे पर कांग्रेस हाईकमान के साथ हुए टकराव के बाद पंजाब में सीएम पद से इस्तीफा देने के साथ ही कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी। उसके बाद उन्होंने पंजाब लोक कांग्रेस पीएलसी पार्टी बनाई। इसी साल फरवरी में हुए पंजाब विधानसभा के चुनाव में कैप्टन बीजेपी के साथ गठजोड़ कर मैदान में उतरे हैं। हालांकि न वह खुद अपनी पटियाला सीट बचा पाए और न ही सूबे में उनका कोई दूसरा कैंडिडेट जीता। कैप्टन अमरिंदर सिंह की पीएलसी के भाजपा में विलय की चर्चाओं ने उस समय जोर पकड़ा, जब कैप्टन ने महीने भर पहले दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के तकरीबन पौने घंटे तक की मीटिंग की थी। हालांकि मीटिंग के बाद कैप्टन ने बाहर निकलकर पंजाब के लोक कांग्रेस के बीजेपी में विलय संबंधी सवाल को नकारते हुए इसे केवल अटकलें बताया था। उसके बाद 30 अगस्त को अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग के बाद कैप्टन ने ट्विटर पर लिखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात करके पंजाब के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करके राज्य और देश की सुरक्षा के लिए संयुक्त रूप से काम करने का संकल्प लिया है, जो हम दोनों के लिए हमेशा सर्वोपरि रहा है और रहेगा। भाजपा का पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के साथ 24 साल से गठबंधन था, मगर मोदी सरकार के 3 खेती कानूनों के मुद्दे पर 26 सितंबर 2020 को शिरोमणि अकाली दल ने यह गठजोड़ तोड़ दिया। इस समय पंजाब बीजेपी ने नेता भी इस गठजोड़ को जारी रखने के हक में नहीं थे, क्योंकि अकालियों के साथ उनकी भूमिका हमेशा छोटे भाई की रही है। अकाली दल पंजाब विधानसभा की 117 में से बीजेपी को सिर्फ 23 सीटें देता था। अकाली दल से गठबंधन टूटने के बाद बीजेपी ने खुद को बड़े भाई की भूमिका में रखते हुए कैप्टन और अकाली दल से अलग हुए सुखदेव ढींढसा
की पार्टी एसडी के साथ मिलकर पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ा। बीजेपी ने 65, ढींढसा पार्टी ने 15 और कैप्टन की पीएलसी ने 37 सीटों पर कैंडिडेट उतारे। आपके आंधे में बीजेपी ने महज 2 सीटों जीत पाई है और अपनी कई परंपरागत सीटें भी हार गई। कैप्टन और ढींढसा का कोई कैंडिडेट जीत नहीं सका है। मोहाली का चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी सीयू में पढ़ने वाले 60 से ज्यादा छात्राओं को नहाने का वीडियो वायरल करने के मामले में स्टूडेंट का धरना रात 1:30 बजे खत्म हुआ। रोपड़ रेंज के डीआईजी गुरप्रीत भुल्लर और मोहाली के डीसी अमित तलवार ने भरोसा दिया कि उनकी सभी मांगे मानी जाएगी। यूनिवर्सिटी घोषित कर दिया गया है और इस मामले में सहमी लड़कियों ने हॉस्टल खाली करने शुरू कर दिए हैं। उनके माता पिता सुबह ही बेटियों को लेने के लिए पहुंच गए। इस मामले में आरोपी 2 युवकों को हिमाचल पुलिस ने देर रात गिरफ्तार कर लिया है। इनमें लड़की ने जिस युवक की तस्वीर दिखाई थी उसे शिमला के ढली से पकड़ा गया है। उसका नाम रंकज वर्मा है। वहीं दूसरा आरोपी सनी मेहता को रोड से अरेस्ट किया गया है। इससे पहले पंजाब पुलिस ने वीडियो बनाने वाली लड़की को भी गिरफ्तार किया था। लड़की भी शिमला में रोहरू की रहने वाली है। वो लड़कों को बहुत पहले से जानती है। देर शाम दोनों युवक पंजाब पुलिस के सुपुर्द पर दिए गए। सनी एक बेकरी में तो रंकज ट्रैवल एजेंसी में काम करता है। रंकज मूल रूप से टीओ के संदूक क्षेत्र का है। इनसे अब वीडियो मंगवाने और वायरल करने के मकसद के बारे में पूछताछ होगी। सूत्रों के मुताबिक स्टूडेंट ने पुलिस और यूनिवर्सिटी प्रशासन से शनिवार रात हुए मामले की पारदर्शी जांच एवं शनिवार को हुए लाठीचार्ज की जांच, अस्पताल में भर्ती स्टूडेंट को मुआवजा देने, गर्ल्स हॉस्टल का टाइम 8:30 से बढ़ाकर 9:30 बजे तक का करने और हॉस्टल के सभी वार्डन बदलने की मांग रखी है। दोनों पक्षों की ओर से स्टूडेंट को सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। स्टूडेंट को साथ करने के लिए एम्बुलेंस में अस्पताल भेजी गई। स्टूडेंट को मौके पर लाया गया। हालांकि उसने अपना मुंह ढक कर रखा था। दावा किया गया था कि घटना के बाद युवती ने सुसाइड करने की कोशिश की थी। हालांकि प्रशासन ने ऐसी किसी भी घटना से इनकार कर दिया है। पंद्रहवीं राजस्थान विधानसभा का 7वां सत्र फिर से कंटिन्यू हो रहा है, लेकिन बीजेपी के 53 विधायकों ने 100 सवाल पूछने का कोटा खत्म हो चुका है। सत्र अवसान नहीं होने और जारी रहने के कारण नियमों के तहत पिछले 6 महीने के दौरान हर विधायक को हर सप्ताह एक सवाल पूछने का अधिकार भी नहीं मिल सका। इसलिए विधायकों के अधिकार छीनने का मुद्दा उठाने के लिए नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के नेतृत्व में बीजेपी विधायक आज विधानसभा स्पीकर से मुलाकात कर आपत्ति और नाराजगी जताने वाले हैं। बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा ने बताया कि नियमों के मुताबिक विधानसभा सत्र में एक विधायक अधिकतम 100 सवाल पूछ सकता है। इस बार पिछले सत्र ही कंटिन्यू होने के कारण 53 भाजपा विधायकों ने 100 प्रश्न पूछने की लिमिट पूरी कर ली। बाकी 18 विधायकों के भी 2 या 4 बहुत कम सवाल पूछने का कोटा बचा है। ऐसे में पार्टी विधायक दल की सबसे बड़ी चिंता यह है कि नियमों के मुताबिक वह जानता है कि हित और अपने विधानसभा क्षेत्र के सवाल किस तरह सदन में उठा पाएंगे। जिन विधायकों के प्रश्न बचे हैं वो अभी विधानसभा क्षेत्र के जनहित के मुद्दे उठाना चाहते हैं। पार्टी पॉलिटिकली कई मुद्दों पर सरकार को सवाल लगाकर घेर नहीं पाएंगी, यह भी चिंता बीजेपी को है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने बातचीत करते हुए बताया कि पिछला सत्र कंटिन्यू हो रहा है। कई विधायक 6 महीने के दौरान प्रश्न नहीं पूछ सके हैं। उसके प्रश्न पूछने के अधिकार छीन गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष बीजेपी विधायक स्पीकर से मुलाकात कर इस पर अपनी नाराजगी जताएंगे। रविवार को हुई विधायक दल की बैठक में यह तय किया गया है कि कटारिया ने कहा, विधानसभा में लगातार ट्रेंड सा बन गया है कि सत्र अवसान नहीं किया जाता है। इससे हर सप्ताह एक सवाल पूछने का विधायक का अधिकार खत्म हो गया है। पिछले और मौजूदा सत्र के बीच जो 6 महीने का वक्त गुजर गया, इस दौरान हमारा सवाल पूछना और मुद्दे उठाने का आधार छिन गया। एक तरफ विधायकों को हक मारा गया, दूसरी तरफ राज्यपाल का सदन आहूत करने का अधिकार भी छिन गया। पिछले साल 10 फरवरी 2021 को बजट सत्र शुरू हुआ था। बजट 19 मार्च 2021 को पास हो गया, लेकिन तब भी बजट सत्र को समाप्त नहीं किया गया था। सदन की बैठक 9 सितंबर 2021 को फिर से बुलाकर 18 सितंबर तक बैठक करवाई गई थी। तब भी विपक्ष ने इस प्रक्रिया का विरोध किया था। कांग्रेस के ही वरिष्ठ विधायक भरत सिंह ने आरोप लगाया था कि विधानसभा सत्र पिंग पोंग जैसा खेल हो गया है।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फूलपुर से चुनाव लड़ने की चर्चा के बाद राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी नीतीश कुमार और जेडीयू पर हमलावर हो गई है। खास तौर पर बीजेपी नेता सुशील मोदी इस मामले पर काफी मुखर हो गए हैं। सुशील मोदी ने तो यहां तक कह दिया है कि नीतीश कुमार की जमानत जब्त हो जाएगी। बीजेपी नेता रविवार को बताया कि नीतीश कुमार कहीं से भी लोकसभा का चुनाव लड़े, जनता उन्हें पूरी तरह से पराजित करेगी और वे जमानत भी नहीं बचा पाएंगे। वहीं भाजपा पर पलटवार के लिए जदयू नेता नीरज कुमार सामने आए हैं। उन्होंने सुशील मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी बेचैन हो गई है, जदयू के आगाज से ही परेशान है। बिहार के पूर्व सीएम सुशील मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री पद का सपना देखने वाले नीतीश कुमार भाजपा के बढ़ते जनाधार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से इतने डरे हुए हैं कि वे बिहार से संसदीय चुनाव लड़ने के बजाय यूपी में सपा के गढ़ फूलपुर और मिर्जापुर से प्रत्याशी बनने की सोच रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2014 में बिहार की 40 सीटों में से जदयू सिर्फ 2 पर जीता था, उसमें भी नालंदा संसदीय सीट पर मात्र 8000 वोटों को अंतर से उसका प्रतिष्ठा बची थी। इस बार भाजपा 35 से ज्यादा सीटें जीतकर 2014 की सफलता दोहराएगी। वहीं सुशील मोदी ने यूपी के अखिलेश यादव और मायावती पर हमला करते हुए बताया कि यूपी में बुआ बबुआ के साथ आने के बावजूद भाजपा ने 2019 के संसदीय चुनाव में 64 सीटें जीती। हाल के अब चुनाव में सपा आजमगढ़ और रामपुर में अपनी सीट नहीं बचा सकी। उन्होंने कहा कि इससे पहले यूपी के 2 लड़के अखिलेश और राहुल मिलकर भी भाजपा का विजय रथ रोक नहीं पाए थे। मोदी ने कहा कि जिस पार्टी का यूपी के विधानसभा चुनाव में भी खाता नहीं खुलता, उसके नेता नीतीश कुमार 2 लड़कों के कहने पर वहां किसी सीट पर लड़े, उनकी जमानत जब्त होगी। सुशील मोदी के इस हमले पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने पलटवार करते हुए कहा कि 9 अगस्त 2022 को महागठबंधन के आकार में आने के बाद बिहार भाजपा के नेता ही परेशान नहीं है, बल्कि बिहार भाजपा के बड़े नेता नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भी परेशानी झलक रही है। बिहार भाजपा को तो चाकरी करनी है, अब नीतीश कुमार जी चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे इस संबंध में 2024 में जब चुनाव आएगा तब वो फैसला होगा। केवल आगाज होने के भाजपा परेशान है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रतलाम के सैलाना में नगर परिषद चुनाव प्रचार के लिए पहुंचेंगे। सीएम यहां दोपहर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दौरा कार्यक्रम तय होने के बाद जिला प्रशासन व्यवस्थाओं में जुटा है। सैलाना के मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर के लिए हेलीपैड तैयार किया गया है। सीमा शिवराज फिर दोपहर 1:45 बजे सैलाना पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री के सबसे पहले सैलाना पैलेस में कैक्टस गार्डन जाने का कार्यक्रम था, जिसके बाद मुख्यमंत्री आम सभा को संबोधित किया। उसके बाद वहां भाजपा समर्थित पार्षद उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार किया। गौरतलब है कि सैलाना नगर परिषद इससे पूर्व कांग्रेस के कब्जा कर रहा है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी इस बार नगर परिषद के विजय हासिल करने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उज्जैन में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होने के बाद हेलीकॉप्टर से दोपहर 1 बजे सलाखना के रवाना हुए। 1:30 बजे सैलाना हेलीपोर्ट पहुंचने, उसके बाद में 1:45 बजे सैलाना पैलेस स्थित कैक्टस गार्डन पहुंचे। इसके बाद वह सैलाना में आयोजित भारतीय जनता पार्टी की आम सभा में शामिल हुए और दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान झाबुआ के पेटलावत के लिए रवाना हुए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में।
मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। तन में बहता वो हमसे है ये कहता, सम्मान के बदले जान भी दे तो नहीं है घाटा रे। युग युग की जंजीरों को हमने ही काटा है, ढोल उठा ये जग सारा जय हो। युग की जंजीरों को हमने ही काटा है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे की खबर की ओर और बात करते हैं मानसून सत्र से पहले अखिलेश यादव पैदल मार्च निकल रहे हैं। उनके साथ सपा के विधायक और संगठन पदाधिकारी सड़क पर है, मगर इस पैदल मार्च को पुलिस ने रोका है। इस पर विधायक और कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की भी हुई। अभी गहमा गहमी का माहौल है। पुलिस के मुताबिक सपा नेताओं ने तय रूट को फॉलो नहीं किया है। वहाँ सपा नेता पुलिस पर उनकी आवाज दबाने का आरोप लगा रहे हैं। उनके हाथ में तख्तियां है, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों के स्लोगन लिखे हुए हैं। विधानसभा तय के पैदल मार्च होना है। अब पैदल मार्च अखिलेश यादव के घर तक पहुंच चुका है। सपा विधायक बीच बीच में नारेबाजी करते हुए चल रहे हैं। भीड़ बहुत ज्यादा है। सपा नेताओं के बीच की धक्का मुक्की हो रही है। महिला पदाधिकारी भी इस पैदल मार्च को शामिल है। लगातार नारेबाजी हो रही है। महंगाई वाली सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वहीं दूसरी तरफ विधानसभा को जाने वाले रास्ते पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पुलिस का बंदोबस्त बहुत पुख्ता रह गया है, लेकिन पैदल मार्च को रोकने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। सपा के राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र चौधरी ने बताया, पार्टी के सभी विधानसभा एवं विधान परिषद सदस्य सुबह 9 बजे पार्टी कार्यालय पर इकट्ठा हो रहे हैं। 9:45 बजे अखिलेश यादव के नेतृत्व में विधानसभा के लिए कूच करे। उसके बाद सपा विधायक पार्टी कार्यालय से चलकर राजभवन के सामने होते हुए जीपीओ के स्थित गांधी प्रतिमा के सामने गुजरे। वहां से विधायक हरजतगंज चौराहे से लोक भवन के सामने विधानसभा के अंदर गेट नंबर 1 से प्रवेश किया। 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ईओडब्ल्यू ने सोमवार को एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस से पूछताछ के लिए बुलाया है। ईओडब्ल्यू के जैकलिन को सुबह 11 बजे पहुंचने के लिए कहा था, लेकिन ईओडब्ल्यू ने 14 सितंबर को जैकलिन ने 8 घंटे की पूछताछ की थी। इस दौरान करीब 100 सवाल पूछे थे। सोमवार को ईओडब्ल्यू की जॉइंट कमिश्नर छाया शर्मा और स्पेशल कमिश्नर रविंद्र यादव की अगुवाई में 6 अफसरों की टीम एक्ट्रेस से सवाल पूछेगी। जैकलिन और सुकेश की कई प्राइवेट फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसके बाद ईडी ने जैकलिन से पूछताछ की और दोनों के फोटोज के सबूत के रूप में रखा है। ईडी का मानना है कि जैकलिन को शुरू से पता था कि इस केस में मुख्य आरोपी सुकेश चंद्रशेखर ठग है और वह जबरन वसूली करने वाला है। सुकेश ने एक्ट्रेस को एस्पुएला नाम का एक 50 लाख का घोड़ा और 9 लाख रुपए की बिल्लियां गिफ्ट की थी। गुच्ची के 3 डिजाइनर बैग, गुच्ची के 2 जिम बियर, लुई विटोनो का 1 जोड़ी शूज, हीरो की 2 जोड़ी बालियां, मानिक का 1 ब्रेसलेट, 2 हेमिस ब्रेसलेट और 1 मिनी कूपर कार दी थी। 15 सितंबर को 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में बॉलीवुड एक्ट्रेस नूरा फतेही से ईओडब्ल्यू ने 6 घंटे पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक नूरा की जांच एजेंसी को बताया कि उसके जीजा बॉबी को ठग सुकेश चंद्रशेखर ने 65 लाख रुपए की BMW कार गिफ्ट की थी। वह सुकेश से हमेशा व्हाट्सएप के जरिए बातचीत करती थी।
बात करते हैं केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के साथ टकराव के बाद एक अभूतपूर्व घटनाक्रम में सोमवार को राजभवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। राजभवन में रविवार रात एक संदेश में कहा गया, राज्यपाल कल मीडिया के साथ कुछ वीडियो क्लिपिंग और दस्तावेज साझा करना चाहते हैं। इससे पहले राज्यपाल ने रविवार को पत्रकारों से कहा कि वह सोमवार को सभी पत्र पेश करेंगे जो मुख्यमंत्री ने उन्हें लिखे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि केरल पुलिस ने 3 साल पहले उनके खिलाफ हुए हमले के सिलसिले में मामला दर्ज नहीं किया था। उन्होंने कहा कि गृह विभाग का प्रभार संभाल रहे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन इस संबंध में पुलिस की निष्क्रियता के मामले में शामिल थे। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री ने पुलिस को इसकी रिपोर्ट नहीं करने का निर्देश दिया। शनिवार को आरिफ मोहम्मद खान ने आरोप लगाया कि राज्यपाल कार्यालय को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें यह देखकर खुशी हुई है कि मुख्यमंत्री अपने द्वारा उठाए गए मुद्दों पर खुलकर सामने आए। उन्होंने विजयन की इस आलोचना का जवाब देते हुए कहा कि राज्यपाल के बयान उनके पद के अनुरूप नहीं है। कन्नूर विश्वविद्यालय में मलयालम भाषा में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में मुख्यमंत्री के निजी सचिव के रागेश की पत्नी प्रिया वर्गीस की नियुक्ति को लेकर मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच पहले से ही वाकयुद्ध छिड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को राज्य के विश्वविद्यालयों में नियुक्ति में कथित भाई भतीजावाद के खिलाफ राज्यपाल की आलोचना का जवाब देते हुए कहा, उनके सभी आरोप निराधार है, कोई ऐसा कैसे कह सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पूरी तरह से बकवास है। उन्हें कैंपस की राजनीति के हिस्से के रूप में विश्वविद्यालय परिसरों में नियुक्ति के मुद्दों पर प्रचार सामग्री के निर्माण सहित ऐसे मामलों पर इस तरह का जवाब देने का अधिकार किसने दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने अपनी पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा को 12वें दिन शुरुआत करने से पहले सोमवार को तड़के यहां वडकल समुद्र तट पर मछुआरा समुदाय से बातचीत की। गांधी ने सुबह सुबह मछुआरों से मुलाकात की और ईंधन के बढ़ते हुए दामों, सब्सिडी में कटौती, कम होते मत्स्य भंडार तथा पर्यावरण को हो रहे नुकसान सहित विभिन्न चुनौतियों पर भी चर्चा की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने ट्वीट किया कि राहुल गांधी ने ईंधन की बढ़ती कीमतों, सब्सिडी में कटौती, कम होते मत्स्य भंडार, पेंशन न मिलने, शिक्षा के अपर्याप्त अवसरों और पर्यावरण को हो रहे नुकसान संबंधी चुनौतियों पर सुबह 6 बजे आल्पजा के वडकल समुद्र तट पर मछुआरा समुदाय से बातचीत की। भारत जोड़ो यात्रा सोमवार को पूर्णपरा से शुरू हुई और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के मुरलीधरन, के सुरेश, रमेश चेन्निथला, के वेणुगोपाल और केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता वी.डी. सतीशन भी गांधी के साथ पदयात्रा में मौजूद थे। यह यात्रा करीब 16 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद कलापुर पहुंचेगी। वहां से शाम करीब 4:30 बजे फिर यात्रा शुरू की जाएगी और करीब 9 किलोमीटर के बाद चेरथला के समीप मथियारा में रुकेगी। कांग्रेस से 3000 से भी ज्यादा किलोमीटर और 150 दिन लंबी इस पदयात्रा 7 सितंबर को तमिलनाडु कन्याकुमारी से शुरू हुई थी, जो जम्मू कश्मीर में संपन्न होगी। भारत जोड़ो यात्रा 10 सितंबर की शाम को केरल पहुंची थी। यह 1 अक्टूबर को कर्नाटक पहुंचने से पहले 19 दिनों में केरल के 7 जिलों से गुजरते हुए 450 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। बात करते हैं दिल्ली में रविवार को कोविड-19 के 95 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि संक्रमण का दर पॉजिटिव रेट 0.97% रही है। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण एक और मरीज की मौत हुई है। राजधानी में स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों में ये जानकारी मिली है। विभाग ने अपना ताजा बताया है कि 9,742 मरीजों की जांच के बाद इनमें से नए 95 मरीजों का पता चला। नए मामलों समेत दिल्ली में कोविड-19 में अब तक संक्रमित होने वाले कुल संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ गई है, जबकि कोरोना वायरस के मरने वालों का आंकड़ा 26,000 से ऊपर पहुंच चुका है। पिछले कई दिनों में दिल्ली में से कोविड-19 के नए मामलों में गिरावट देखी जा रही है। दिल्ली में शनिवार को 89 नए मामले दर्ज किए गए थे, जबकि पॉजिटिव रेट और कोरोना वायरस के एक मरीज की मौत हुई। दिल्ली में अब उपचाराधीन कोविड-19 के मरीजों की संख्या 514 है। कहा गया है कि कुल 377 मरीज अपने घर में पृथकवास में रह रहे हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी और कांग्रेस पर एक बार फिर से हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि 2012 और 2013 में जब हम टीवी डिबेट्स में हिस्सा लेते थे, तब कांग्रेस के नेता ताने देते थे कि आपकी पार्टी सिर्फ 4 लोगों की है।
आज पार्टी के पास 1500 जनप्रतिनिधि, 2 सरकारें, 10 सांसद और बहुत से विधायक हैं। आपके सामने 2 तरह की राजनीति है। पहली, जहां पार्टी के नेता कार्यकर्ता सब मिलकर एक नेता को नंबर 1 बनाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ केजरीवाल अपने नेताओं से मिलकर भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना चाहते हैं। मनीष सिसोदिया ने आगे कहा कि मेरी उनसे 20 साल से ज्यादा समय से दुखती है। केजरीवाल की आंखों में मैंने आज तक की दोस्त के लिए नहीं बल्कि देश के लिए सपना देखा है। कोई प्रधानी, पार्षदी, मेयरशिप, सीएम, डिप्टी महत्वपूर्ण नहीं है, सिर्फ देश महत्वपूर्ण है। उन्होंने आगे कहा कि आज नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन फसल को काटकर प्रधानमंत्री बने हैं। वो 50 साल पहले संघ के कार्यकर्ताओं ने बोई थी। कांग्रेस ने भी अपनी बोई हुई फसल नहीं काटी। केवल केजरीवाल ऐसे नेता है जो आंखों में देश को नंबर 1 बनाने का बीज डाल रहे हैं, और वो राजनीति है जिसमें जनता फसल काटती है। सुप्रीम कोर्ट नागरिकता संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। इस मामले में 200 से भी ज्यादा याचिकाएं लंबित है, जिस पर चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस रविंद्र भट्ट की पीठ एक साथ सुनवाई करेगी। 12 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर सुनवाई होनी थी, लेकिन समय की कमी की वजह से इसे टाल दिया गया था। सीएए के खिलाफ याचिकाओं में पहली बार 18 दिसंबर 2019 को सुनवाई हुई थी। आखिरी बार 15 जून 2021 को हुई थी। देश में 2 साल पहले सीएए कानून बना तो देश भर में इसका विरोध हुआ। दिल्ली का शाहीन बाग इलाका इस कानून के विरोध में जुड़े आंदोलन का केंद्र बिंदु था। कानून ने अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के प्रवासियों के लिए नागरिकता कानून के नियम आसान बनाए हैं। इससे पहले नागरिकता के लिए 11 साल भारत में रहना जरूरी था। इस समय को घटाकर 1 से 6 साल कर दिया गया है। 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 के पक्ष में 125 और खिलाफ में 99 वोट पड़े थे। अगले दिन 12 दिसंबर 2019 को इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई। देश भर में भारी विरोध के बीच में बिल दोनों सदनों में पास होने के बाद कानून की शक्ल ले चुका था। इसे गृह मंत्री अमित शाह ने 9 दिसंबर को लोकसभा में पेश किया। 2016 में नागरिक संशोधन विधेयक 2016 पेश किया गया था। इससे 1995 के कानून में कुछ बदलाव किया जाना था। ये बदलाव थे भारत के 3 मुस्लिम पड़ोसी देश बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देना। 12 अगस्त 2016 को इसे संयुक्त संसदीय कमेटी के पास भेजा गया था। कमेटी ने 7 जनवरी 2019 को रिपोर्ट सौंपी थी। संसदीय प्रक्रिया का एक नियम है कि अगर कोई विधेयक लोकसभा में पास हो जाता है और राज्यसभा में पास नहीं होता, तो इससे बीच अगर लोकसभा कार्यकाल खत्म हो जाता है तो विधेयक प्रभाव में नहीं रहता। इसे फिर से दोनों सदनों में पास कराना जरूरी होता है। इस वजह से इस कानून को 2019 में फिर से लोकसभा और राज्यसभा के पास कराना पड़ा। लोकसभा में आने से पहले ही यह बिल विवाद में था, लेकिन जब ये कानून बन गया तो उसके बाद इसका विरोध और तेज से हो गया। दिल्ली के कई इलाकों में प्रदर्शन हुए। 23 फरवरी 2020 की रात जाफराबाद मेट्रो स्टेशन पर भीड़ के इकट्ठा होने के बाद भड़की हिंसा दंगों में तब्दील हो गई। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं ने दिल खोलकर दान किया है। 1 सितंबर 2021 से लेकर 1 सितंबर 2022 तक साल के दौरान महाकाल मंदिर में 81 करोड़ रुपए से अधिक दान आया है। इतनी बड़ी राशि दान आने का यह अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड माना जा रहा है। महाकाल मंदिर ने दान राशि में दान पेटी, विभिन्न दान रसीद और लड्डू प्रसाद के साथ ही मंदिर की धर्मशाला से प्राप्त आय शामिल की है। महाकाल के दर्शन के लिए हर रोज हजारों श्रद्धालु उज्जैन पहुंचते हैं। देश के हर राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं के साथ ही विदेशों भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां आकर दर्शन लाभ लेते हैं। उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में साल भर भीड़ रहती है। बीते 2 साल में कोरोना के कारण मंदिर को आम श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया था। जैसे ही लॉकडाउन हटाया और प्रतिबंध समाप्त होने के बाद तो पर्व त्योहार के साथ ही सामान्य दिनों में भी महाकाल में श्रद्धालुओं की संख्या अधिक होने लगी। श्रद्धालुओं की श्रद्धा ने बाबा महाकाल के खजाने को पिछले साल की तुलना में दोगुना भर दिया है। महाकाल मंदिरों में 1 सितंबर 2021 से 15 सितंबर 2022 तक इस दौरान 14 दिन में यह दान राशि मंदिर के अलग अलग तरीके से मंदिर के खजाने में जमा हुई है। यह आय अब तक का एक बड़ा रिकॉर्ड माना जा रहा है। भगवान महाकाल प्रति अगाध श्रद्धा के कारण ही श्रद्धालु हो या उद्योगपति या फिर मजदूर अपनी हैसियत के मुताबिक भगवान के चरणों में दान अर्पित करते हैं।
मंदिर में भेंट में नकद राशि, दान के लिए चेक, ऑनलाइन भुगतान, पूजन अभिषेक की रसीद, बाबा महाकाल के लड्डू प्रसाद और मंदिर की धर्मशाला में ठहरकर श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल का खजाना भरा है। वैसे ही बाबा महाकाल का दरबार लाखों श्रद्धालु की श्रद्धा भक्ति प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में सबसे बड़े कॉरिडोर और हर साल करोड़ों की आय वाले मंदिरों में शुमार है। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारे वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है। इसी उद्देश्य के साथ आप खबरों को राष्ट्रपथन के साथ देखते रहिए। नमस्कार।